जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। जरा सोचिए, एक देश जिसे अभी अभी आज़ादी मिली है और उसके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। अपनी तकदीर, अपना मुस्तकबिल कैसे लिखा जाए? भारत का जवाब था प्लानिंग, यानी योजना। तो चलिए पंचवर्षीय योजनाओं के इस 65 साल के अविश्वसनीय सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे इन्होंने आज के भारत की बुनियाद रखी। यही वो सबसे बड़ा सवाल था जिसका सामना 20वीं सदी के बीच में एक नया नवेला आजाद देश कर रहा था। करोड़ों लोगों का भविष्य दांव पर लगा था और इसका जवाब एक ही शब्द में खोजा गया: योजना। तो साल 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग बनाया गया। इसका काम क्या था? इसका काम था देश के पास जो भी संसाधन हैं उनका हिसाब किताब लगाना और फिर देश के विकास के लिए 5-5 साल की योजनाओं का एक पूरा खाका तैयार करना। और यही योजनाएं अगले 65 सालों तक भारत की आर्थिक किस्मत को तय करने वाली थीं। तो चलिए इस कहानी के सबसे पहले अध्याय से शुरू करते हैं। ये वो दशक थे जब आज के भारत की नींव रखी जा रही थी। और ये सिर्फ बड़े बड़े बांधों और फैक्ट्रियों के निर्माण का ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी वैचारिक बहस का भी समय था। देखिए, शुरुआत में ही एक बहुत बुनियादी सवाल सामने आ गया कि पहले क्या जरूरी है। क्या देश को पहले अपने करोड़ों लोगों का पेट भरने के लिए खेती पर ध्यान देना चाहिए, या फिर लंबे समय की मजबूती के लिए भारी उद्योगों यानी हैवी इंडस्ट्री की नींव रखनी चाहिए? पहली योजना ने खेती का रास्ता चुना तो दूसरी ने उद्योगों का। और जानते हैं, खेती पर ध्यान देने का नतीजा वाकई शानदार रहा। पहली योजना ने 2.1% के अपने टारगेट को पार करते हुए 3.6% की ग्रोथ हासिल की। भाखड़ा नांगल जैसे जो बड़े बड़े डैम्स हैं ना, वो इसी दौर की देन है, जिन्होंने सिंचाई और बिजली दोनों की तस्वीर बदलकर रख दी। इसके बाद आई दूसरी योजना जो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। इसने भारत के इंडस्ट्रियल भविष्य की नींव रखी। इसका लक्ष्य था बड़े बड़े उद्योग खड़े करना और इसी के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर जैसे विशाल स्टील प्लांट बनाए गए। लेकिन पहली दो योजनाओं की कामयाबी के बाद तीसरी योजना एक बहुत बड़ा झटका साबित हुई। आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य तो बहुत बड़ा था, पर 5.6% की टारगेट ग्रोथ के मुकाबले हम हासिल कर पाए सिर्फ 2.8%। तो सवाल यह है कि आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? वजह थी एक के बाद एक आए 3 बड़े संकट। 1962 का चीन के साथ युद्ध, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और फिर 1966 का भयानक सूखा। इन लगातार झटकों ने अर्थव्यवस्था को इतनी बुरी तरह से तोड़ा कि विकास की रफ्तार ही थम गई और सरकार को 1966 से 1969 तक, जिसे प्लान हॉलिडे कहते हैं, वो घोषित करना पड़ा। अच्छा, इन संकटों से उबरने के बाद भारत की आर्थिक नीति ने एक नया मोड़ लिया। अब जोर था आत्मनिर्भरता पर, सरकारी कंट्रोल बढ़ाने पर और पहली बार सीधे सीधे गरीबी पर हमला करने पर। चौथी योजना भले ही अपने विकास के लक्ष्यों को पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाई, लेकिन इसमें कुछ बहुत बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, इसरो की स्थापना के साथ भारत के स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत हुई और परिवार नियोजन पर भी जोर दिया गया। और फिर आई 5वीं योजना और उसका वो नारा जिसने देश की राजनीति और नीति दोनों की दिशा बदल दी: गरीबी हटाओ। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि ये गरीबी के खिलाफ एक सीधी जंग का ऐलान था। और ये सिर्फ एक नारा बनकर नहीं रह गया। पहली बार गरीबी और बेरोजगारी को सीधे तौर पर टारगेट किया गया। काम के बदले अनाज जैसे कार्यक्रमों की मदद से ये योजना सफल रही और इसने 4.4% के टारगेट को पार कर 4.8% की ग्रोथ भी दर्ज की। 1980 का दशक भी सफलताओं से भरा रहा। छठी और सातवीं दोनों ही योजनाओं ने अपने विकास के लक्ष्यों को पार किया। इस दौर में गरीबी हटाने के साथ साथ इकोनॉमी के मॉडर्नाइजेशन पर भी ध्यान दिया गया और इसी समय नाबार्ड और सेबी जैसे बहुत ज़रूरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की नींव भी रखी गई। अब हम आते हैं भारत के आर्थिक इतिहास के सबसे बड़े, सबसे अहम मोड़ पर। 1990 का वो दशक जिसने बंद दरवाजों वाली अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया और फिर सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, 1991 के बड़े आर्थिक संकट के बाद भारत एक चौराहे पर खड़ा था। 8वीं योजना ने देश को एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया और इकोनॉमी को एक नया मंत्र दिया: LPG। तो ये LPG था क्या? एल का मतलब था लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, सरकारी कंट्रोल और लाइसेंस राज को खत्म करना। पी था प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, मतलब सरकारी कंपनियों में प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी बढ़ाना। और जी था ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण,
भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। उदारीकरण के बाद अर्थव्यवस्था ने रफ्तार तो पकड़ ली थी, लेकिन अब चुनौती ये थी कि इस विकास का फायदा समाज के हर तबके तक, आखिरी इंसान तक पहुंचे। इसीलिए अगली योजनाओं का फोकस बदल गया। 9वीं योजना ने सामाजिक न्याय पर जोर दिया, 10वीं ने गरीबी और बेरोजगारी खत्म करने पर, और 11वीं योजना ने तेज और समावेशी विकास यानी फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। और बस इसी के साथ 65 सालों तक भारत की आर्थिक दिशा तय करने वाला ये जो योजना का युग था, वो अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। ये सफर 1950s में योजना आयोग की स्थापना के साथ शुरू हुआ था और 2015 में नीति आयोग की स्थापना के साथ एक नए दौर में दाखिल हो गया। 12वीं योजना जो 2012 से 2017 तक चली, इस 65 साल के प्रयोग का आखिरी अध्याय बनी। 2014 में सरकार ने योजना आयोग को भंग कर दिया। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था, एक टॉप डाउन प्लानिंग मॉडल से हटकर एक थिंक टैंक या सलाहकार मॉडल की ओर, जो राज्यों के साथ मिलकर काम करता है। और इसी के साथ भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का एक लंबा दौर समाप्त हो गया। तो 65 सालों के सफलताओं और असफलताओं से सीखने के बाद सवाल आज भी वही है, अब आगे क्या? भारत की आर्थिक कहानी का अगला अध्याय कौन और कैसे लिखेगा? इसका जवाब आने वाला समय नहीं, बल्कि आज के फैसले तय करेंगे।